हेलो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ये हमारा जो आर्टिकल है जस्ट इसके बाद है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि हाउ टू रिप्रेजेंट कूलम्ब्स लाइन वेक्टर फॉर्म। तो इसके बाद का जस्ट टॉपिक है कि व्हाट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्सेस विच आर वर्किंग बिटवीन द मल्टीपल चार्जेस। यानी कि अगर कई सारे चार्जेस हों 4, 5, 7 तो उनके बीच का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो कितना होगा। यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स का मतलब हम लोग बात कर रहे हैं कूलम्बियन फोर्स की बात कर रहे हैं। इसके पहले वाला आप वीडियो को ज़रूर देखें जिन्हें कन्फ्यूजन हो कूलम्बियन फोर्स को कैसे वेक्टोरियल फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो चलिए फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू, हम यहाँ पे कुछ चार्जेस को अज्यूम करते हैं। तो एक हम लोग यहाँ पे ये स्पेस आपको दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग 3 चार्जेस को अज्यूम करते हैं। से यहाँ पे है Q1, यहाँ पे है Q2। चलिए यहाँ पे हम Q2 कर देते हैं, क्योंकि हमें बुक के हिसाब से चलना है। CBSE की जो बुक है तो उसी के सिंबल को लेकर चलते हैं। हियर वी आर हैविंग Q2, हियर वी आर हैविंग Q1 और हमारे पास एक चार्ज यहाँ पे है, यहाँ कहीं भी आप अज्यूम कर लें। चलिए हम यहाँ पे कर लेते हैं Q3। चलिए तो इस तरह चार्ज Q3। अब आप देखें अगर Q3 को हम हटा दें तो यहाँ पे देखिए कितने चार्ज बचेंगे, Q1 एंड Q2। और तो इन Q1 और Q2 के बीच में जो कूलम्बियन फोर्स लगेगा, जो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। लेकिन इस केस में 3 चार्जेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब इन 3 चार्जेस की वजह से कई मल्टीपल फोर्सेस यहाँ पे लगेंगी। उनका रिजल्टेंट क्या होगा और रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होगी, आज उसे हम देखेंगे कैसे हम उसको निकालेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चूँकि हमें ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, या फिर आप इसको जिसे कहते हैं फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस है, उसे वेक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो हमें जो यहाँ पे डिस्टेंस लेना है वो डिस्टेंस नहीं लेना है, हमें लेना क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लेना है। जहाँ कहीं भी कोई ऐसा केस आ जाए वहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करनी होती है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है दैट इज़ इक्वल टू, मैं यहाँ पे रफ वर्क के लिए थोड़ा सा कर देता हूँ, ये रफ वर्क है, बी रिमेंबर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू फाइनल पॉज वेक्टर माइनस इनिशियल पॉज वेक्टर। दिस वाज द फॉर्मूला दैट वी हैड स्टडीड, सबने पढ़ा था ना, ठीक है। अब इसी रूल को हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अच्छा, जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को ड्रॉ करते हैं तो उससे पहले जो काम हमें करना है वो ये है कि हमें पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करना है। तो पोजीशन वेक्टर को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहला जो हम लोग काम करेंगे, कार्टेशियन एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। CBSE की बुक में और दूसरी बुक्स में डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया है। बुक का राइटर ये समझता है कि आपको पता है। खैर चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। कार्टेशियन एक्सिस मीन्स एक्स एंड वाई एक्सिस। सो दिस इज द कार्टेशियन एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इधर एक्स डैक्स और इधर हो गया वाई डैश, और ये इसका ओरिजिन है। चलें, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है, क्लास 11 में भी पढ़ा है कि पोजीशंस को अगर हम लोग पोजीशंस को अगर हम लोग ओरिजिन से मिला दें तो हमें मिलता है पोजीशन वेक्टर। देखिए यहाँ पे कितने पोजीशंस है। पोजीशन का मतलब जहाँ पे चार्जेस रखी हुई हैं, तो 3 पोजीशंस है ना, एक ये है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है। जरा इसके हम लोग इसके नाम से इसको यहाँ पर डिनोट कर देते हैं। सिंस Q2 इज प्लेस्ड एट दिस पॉइंट, तो हम इसको कह देते हैं पोजीशन 2। Q1 यहाँ पे रखा हुआ है, इसे हम पोजीशन 1 कर देते हैं। Q3 यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसे हम पोजीशन 3 कर दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ तो मेरे ख्याल से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपका। जरा अब हम लोग इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो जो पोजीशन 2 है, ध्यान रखिएगा पोजीशन एक पॉइंट होता है, जबकि पोजीशन वेक्टर एक डिस्टेंस मैं नहीं कहूँगा, एक पूरी लेंथ होती है ना। तो इस पॉइंट को यानी इस पोजीशन पॉइंट को हम लोग O से ड्रॉ करते हैं, तो ये बन गया पोजीशन वेक्टर। चूँकि 2 है तो और ये पूरी एक लेंथ है, तो लेंथ को हम लोग R से डिनोट कर देते हैं। आप चाहे L से डिनोट कर दें, इट इज अप टू यू। तो मैं इसे R कर देता हूँ। R 2 के लिए कर रहे हैं तो R2। जरा यहाँ पे बात कर लेते हैं जो फर्स्ट पोजीशन पॉइंट है, जैसे हमने शो किया है। हाँ, लाइट की थोड़ी सी कमी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। रात में वीडियो शूट हो रही है, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जरा यहाँ पे देखते हैं 1 पे जो लोकेशन 1 है, पॉइंट 1 है, वहाँ पे चार्ज Q1 रखा है, तो इसको मीट कर देते हैं। ये बन गया पोजीशन वेक्टर ऑफ चार्ज Q1
क्योंकि 1 है तो इसे हम R1 से दिखा देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। लाइकवाइज जो तीसरा चार्ज है इधर देखिए, इधर रखा हुआ है Q3, 3 पॉइंट पर रखा है, इसको मीट कर देते हैं, तो ये बन गया थर्ड पोजीशन वेक्टर, इसको हम लोग R3 से दिखा देते हैं। ठीक है, चलें अब आते हैं हम लोग, यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई दिक्कत तो है नहीं, आगे आते हैं, हम इनको मिलाते हैं। अब हमें निकालना है इनके डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हम लोग ड्रॉ करते हैं उसकी जो डायरेक्शन होती है, याद रखिए पिछले वीडियो में याद करिए, जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है दैट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स डायरेक्शन, ये ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होती है। और वो कौन सा फोर्स हम लोग एज्यूम करते हैं, हमें वो फोर्स एज्यूम करना है जिसके अराउंड हम लोग, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट बना रहे हैं, यानी वही फोर्स हमें लेना है, उसी फोर्स की डायरेक्शन को लेना है जिसे हम लोग रेफरेंस बना रहे हैं। रेफरेंस का मतलब, रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जिसके अराउंड, रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट है जिसके अराउंड हम लोग नेट फोर्स को निकालते हैं। क्या निकालते हैं? नेट फोर्स, यानी सारा कैलकुलेशन करते हैं। अब हम लोग ये मान लेते हैं कि 1 पॉइंट के अराउंड, ये जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पोजीशन है, उसके अलोंग रिजल्टेंट को निकालना है। मान लेते हैं, आप मानने को 2 भी मान सकते हैं, मानने को 3 भी मान सकते हैं। चूँकि 1 जो है ना फर्स्ट है और सबसे सामने पड़ रहा है, तो हम लोग ये मान लेते हैं कि जो पॉइंट 1 है, जो कि CBSE में भी दे रखा है, पॉइंट 1 जो है यही वो रेफरेंस पॉइंट है, और इसी पे हमें रिजल्टेंट फोर्स को निकालना है, एफ नेट निकालना है। और कहाँ पे निकालना है? पॉइंट 1 पे। इसको हमने लिख दिया एफ नेट सफिक्स ऑफ 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, तो एफ नेट पे निकालना है। तो ज़रा देखिए, ये जो एफ नेट है यही हमारा टारगेट है, यानी हमेशा जो सफिक्स में 1 पॉइंट है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है ना, रेफरेंस पॉइंट है, मैं इसको रेफरेंस पॉइंट कर दे रहा हूँ। चले आगे आ जाए। अब इसको हम लोग मीट कर देते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करनी है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ड्रॉ करने के लिए इसको इससे मीट कर देते हैं, इसको इससे मीट कर देते हैं। ठीक है, अब मसला आता है डायरेक्शन का। तो डायरेक्शन क्या होगा? वैल्यू तो अभी हम निकाल लेंगे इसकी, चलिए इसका हम लोग x मान लेते हैं और इसे y मान लेते हैं। अभी एंटी क्लॉकवाइज रूल को लगा के हम x और y की वैल्यू तो निकाल लेंगे, लेकिन डायरेक्शन कौन सी लेनी है, ये कन्फ्यूजन की वाली बात है। तो आप ये इस फिगर को आप जो है बना लें, या आप इसका आप स्नैपशॉट ले लें। ये फर्स्ट है, प्लीज़ ध्यान रखिए जब आप स्नैपशॉट लेते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं तो अपनी कॉपी में, और जिनको कन्फ्यूजन हो। हाँ, लेकिन स्नैपशॉट लेते समय आप उस पर स्नैपशॉट 1 2 3 4 ऐसे क्रम वाइज कर देंगे, तो आपको बाद में समझने में आसानी होगी। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ओके। तो जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, आई एम गोइंग टू इरेज द सेम। अब आप देखें, ज़रा हम लोग देख लेते हैं, चूँकि हमें 1 पॉइंट के अलोंग जो है पूरी फोर्सेस को निकालना है, चूँकि हमें जो है यहाँ पे 1 पॉइंट के अलोंग, यानी इस पॉइंट के अलोंग सारे रिजल्टेंट फोर्सेस को निकालना है, तो यही हमारा रेफरेंस पॉइंट है, और बाकी सारे पॉइंट से हमें उतना मतलब नहीं है, बस इसी को हमें ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं, पहले कुल यहाँ पे जो हम लोगों ने फोर्सेस यहाँ पे जो लग रहे हैं उसको एक बार वेक्टोरियल फॉर्म में लिख लेते हैं। पहले हम लोग इस पे आ जाते हैं, 2 लोकेशन पे। तो चूँकि 2 और 1 पे चार्ज सेम है, सेम नेचर के हैं, पॉजिटिव ए भी है, पॉजिटिव ए भी है, तो जो फोर्स लगेगा कैसा लगेगा? बोलिए भाई, रिपल्सन लगेगा ना, रिपल्सिव फोर्स होगा। रिपल्सिव का मतलब अवे। ज़रा इसकी बात कर लेते हैं, Q1 एंड Q3 दे आर आल्सो हैव द सेम नेचर, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों का भी नेचर क्या होगा? अपोजिट होगा। साइन कन्वेंशन मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, रिपल्सिव होगा, और रिपल्सिव मीन्स अपोजिट। ज़रा इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग कर लेते हैं, जो कि हमने पिछले वीडियो में सीख लिया है कैसे करते हैं। हमने पढ़ा हुआ है Pxy, P कोई वेक्टर है, फोर्स, मोमेंटम, एनीथिंग इट मे बी। तो पहला जो होता है वो ऑन द लोकेशन होता है, y जो होता है बाय द लोकेशन होता है। चलो इसकी बात कर लेते हैं। अगर यहाँ पे जो फोर्स F है उसको अगर लिखना चाहें वेक्टर फॉर्म में, तो लिख सकते हैं फोर्स ऑन द लोकेशन। चूँकि ये फोर्स 2 के लिए है ना, तो F2, और कौन इसको इफेक्ट कर रहा है? 1, F2 1।
यानी इसे हम कह सकते हैं फोर्स ऑन पॉइंट 2 ड्यू टू 1। सेम यहाँ पे आ जाएं, तो इसको अगर हम कहना चाहें यहाँ पे लोकेशन आपकी बार 1 है और ये इन्फ्लुएंस हो रहा है 2 से, तो ये इसको हम कर सकते हैं फोर्स ऑन 1 इन्फ्लुएंस्ड बाय चार्ज 2 या पॉइंट 2। चार्ज टू पॉइंट 2 एक ही बात है, जिसका नॉमेनक्लेचर हो गया। जरा यहाँ पे आ जाएं सेम वाइज। अब यहाँ पे Q1 पे इस लाइन ऑफ एक्शन, देखिए एक लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक लाइन ऑफ एक्शन ये है। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब वो लाइन जहाँ पे चार्जेस को रखा गया है और उनके बीच में फोर्सेस लग रही हैं, उसी को हम लोग लाइन ऑफ एक्शन कहते हैं। तो एक लाइन ऑफ एक्शन ये है, एक लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब आप देखें यहाँ पे जो F1 है, सॉरी ये जो Q1 चार्ज है उस पर जो फोर्स लग रहा है F, उसका अगर हम लोग नॉमेनक्लेचर करें तो कैसा होगा। यहाँ पे जो है इस लाइन ऑफ एक्शन पे ये तो लोकेशन 1 है और इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है 3, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। इसको अगर हम लोग कहना चाहें इस वाले को तो फोर्स ऑन 3। अब की बार तो हमारा चूँकि x वही हमारा पॉइंट होता है ना, तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1। तो इसका डिफरेंट नॉमेनक्लेचर हो गया। मेरे ख्याल से ये हम लोगों ने कोलंबियन फोर्सेस वाले वीडियो में इसको समझ लिया है और ये आपके समझ में आ भी गया है। चलें, मेरे ख्याल से इतना क्लियर हो गया है, आगे इसको हम लोग करते हैं। अच्छा एक देखें आप, एक लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे भी है ना, क्या यहाँ पे कोई फोर्स होगा? कोई फोर्स नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस पॉइंट पे ओरिजिन पे कोई फोर्स है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई फोर्स वर्क करेगा? यहाँ पे कोई फोर्स होगा नहीं, जीरो होगा। क्योंकि फोर्स होने के लिए, कोलंबियन फोर्स होने के लिए यू नीड टू हैव मिनिमम 2 चार्जेस, जो कि यहाँ पे है ही नहीं, तो इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, हटा दें। खैर अब हम लोग इसका बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, FBD। क्लास 11th में आ जाते हैं। FBD क्या होता है? FBD एक कंस्ट्रक्शन है जिसमें हम लोग सारे फोर्सेस को किसी पॉइंट पे उसके लाइन ऑफ एक्शन और उसके डायरेक्शन के साथ इकट्ठा ले आते हैं। FBD क्या है एक बार मैं फिर से बताता हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम is a structure, is a configuration diagram in which all the vectors like forces, electric field, magnetic fields, momentum, everything whatever it is, उन सभी को हम लोग एक पॉइंट पे, किसी एक पॉइंट पे ले आते हैं उनके डायरेक्शन के साथ और उनके लाइन ऑफ एक्शन के साथ। लाइन ऑफ एक्शन का मतलब जिस लाइन के क्रॉस वो लग रही हैं। अच्छा वो पॉइंट होता क्या है जिसके अलावा हम लोग लाते हैं? तो वो पॉइंट वही होता है जिसके लिए क्वेश्चन में कहा गया है, जिस पॉइंट के अलोंग रिजल्टेंट को निकालने को कहा गया है, वही FBD का रेफरेंस पॉइंट होता है। और वो कोई सा भी हो सकता है। जैसे ये जो हम लोग ये डेरिवेशन कर रहे हैं, आगे हम लोग न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, तो इस डेरिवेशन में पॉइंट 1 को हमने रेफरेंस पॉइंट माना है, ठीक है ना। CBSE ने भी 1 को माना है, आप चाहे तो 2 को भी मान सकते हैं। इसका मतलब जब हम लोग इसका FBD बनाएंगे तो उसमें जो रेफरेंस पॉइंट लेंगे वो 1 लेंगे, तो यहाँ पे 1 लिख भी देते हैं, ठीक है ना। ये 1 पॉइंट रेफरेंस पॉइंट है। और पहला केस तो हमने आपको बताया, जो फर्स्ट इसमें कंडीशन है कि फ्री बॉडी डायग्राम में सारे फोर्सेस को अपनी लाइन ऑफ एक्शन के साथ, जिस एक्सिस में लग रहे हैं या जिस लाइन पे लग रहे हैं उनके साथ, अपने डायरेक्शन के साथ लाना है। और दूसरा काम ये करना है कि उस पॉइंट के, उस रेफरेंस पॉइंट के जिसके अलोंग हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, उसके सापेक्ष जो सबसे एडजेसेंट का मतलब जो सबसे पास वेक्टर है उसको लेना है, जो सबसे पास फोर्स है उसको लेना है, दूर वाली को नहीं लेना है। जैसे इसका हम लोग FBD ड्रॉ करते हैं 1 पॉइंट पे। आप चाहें तो यहाँ पे एक्सिस भी ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस आप चाहें कार्टेशियन एक्सिस ड्रॉ कर लें या फिर छोड़ भी सकते हैं, इट इज अप टू यू। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं, नहीं चलिए बाद में करते हैं, अभी थोड़ी इसको चला इसकी बात कर लेते हैं। 1 पॉइंट पे देखते हैं कितने कितने फोर्स हैं, 1 2 3 4। अब किसको लें हम? तो मैंने क्या कहा, पहले हमने पॉइंट को ड्रॉ कर लिया, हम अभी इसके FBD ड्रॉ कर लें। पॉइंट 1 लिख लिया। पॉइंट 1 पे इस लाइन ऑफ एक्शन पे, इस लाइन पे, इस एक्सिस पे 2 फोर्स है, F12 है, F21 है। तो हमने आपको बताया कि हमें वो फोर्स लेना है जो बिल्कुल एडजेसेंट है उस पॉइंट के, यानी 1 पॉइंट के एडजेसेंट, पास में, बगल में। तो ये है, ये दूर है तो इसको नहीं लेना है। हाँ तो बात समझ में आई ना, क्योंकि हमारे पास में है, ये हमारे दूर में है, तो इसको हमें नहीं लेना है, लेना फिर इसको है। तो इस वाले फोर्स को लेना है और इसके लाइन ऑफ एक्शन और डायरेक्शन को भी साथ ही लेना है। तो लाइन ऑफ एक्शन को भी लेना है, डायरेक्शन को भी लेना है। तो लाइन ऑफ एक्शन भी वही रहेगा, डायरेक्शन भी होगी, हम चेंज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? इसका फोर्स आपको समझ में आ गया FBD में।
जरा इसकी बात कर लेते हैं, इस लाइन ऑफ एक्शन की। चूँकि पॉइंट्स वही वन ही है, वन के अलॉन्ग ही हमें नेट फोर्स निकालना है, तो जाहिर सी बात है इसके समीप, इसके करीब F13 है, इससे दूर F31 है, जिसको हम लोग निगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, लेंगे इसको F13 को। ये ऐसे जा रहा है तो ऐसे ही लाइन ऑफ एक्शन सेम रहेगा और डायरेक्शन भी सेम रहेगा। डायरेक्शन एंड लाइन ऑफ एक्शन चेंज आपने नहीं करना है। कुछ लोग क्या करेंगे, इस FBD में इसको नीचे बना देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अगर आप इसको उठा के नीचे बना देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमारा बन गया है FBD, लेकिन इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। FBD हमारा बिल्कुल सही बना है, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। तो अरेंज कैसे करेंगे ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस FBD को जब हम अरेंज करेंगे तो हम जो हमें FBD मिलेगी, जो हमें फ्री बॉडी डायग्राम मिलेगा, उसे बोलेंगे सिंप्लीफाइड फ्री बॉडी डायग्राम। ये भी एक नॉर्मल फ्री बॉडी डायग्राम है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। चलिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तब तक मैं इसको इरेज कर देता हूँ, या फिर काम करता हूँ, इसका जो सिंप्लीफाइड फ्री बॉडी डायग्राम है वो इधर कहीं ड्रा कर लेते हैं नीचे। जब हम लोग सिंप्लीफाइड फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रा करते हैं तो हम लोग सहारा लेते हैं द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स या द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ वेक्टर्स। लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी ऑफ फोर्स क्या कहता है, या लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या कहती है कि अगर कोई वेक्टर या कोई फोर्स किसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम कर रहा है, जैसे एग्जांपल इसी का लेते हैं, तो एज पर लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी वो फोर्स आगे तक उसी लाइन ऑफ एक्शन पे काम करता रहेगा। यानी अगर आप चाहें तो F12 को डॉट डॉट उसी लाइन ऑफ एक्शन पे आगे, यानी प्लस इनफाइनाइट तक जिसे कहते हैं, आगे तक बढ़ा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो पीछे भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये डायरेक्शन बदलेगी नहीं। ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा कर देंगे तो गलत हो जाएगा। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए और लाइन ऑफ एक्शन भी सेम होना चाहिए, इसे आप आगे पीछे तक बढ़ा सकते हैं। आपने 11th में पढ़ रखा होगा द लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। सेम अगर आप इसको चाहें F13 को ना, अगर यहाँ पे लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी को अप्लाई करना चाहें आप, तो इसको आप आगे तक बढ़ा सकते हैं इनफाइनाइट तक, लेकिन लाइन वही रहेगी, डायरेक्शन भी सेम रहेगी। पीछे तक आप बढ़ा सकते हैं लेकिन लाइन वही रहेगी, लाइन वही रहेगी और डायरेक्शन भी वही रहेगा, उल्टा डायरेक्शन नहीं करेंगे। इसे हम लोग लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी कहते हैं, जो कि आपने 11th में पढ़ रखा है। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको थोड़ा सा अरेंज करने के लिए जो हमने FBD बनाई है, हम लोग इसकी ड्रॉ करेंगे एक सिंप्लीफाइड FBD। बुक्स में डायरेक्टली ड्रॉ कर दिया है, तो वो समझता है कि आपको FBD और सिंप्लीफाइड FBD का पता है, ठीक है ना। लेकिन अब हम लोग समझेंगे कैसे इसको ड्रॉ करेंगे। तो मैं इसको इरेज करने जा रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। चलें, अब इसका हम लोग एक सिंप्लीफाइड FBD बनाते हैं। सिंप्लीफाइड FBD। ध्यान से आप वीडियो देखिएगा, बहुत आसान है आपके लिए। इसको आप चाहें तो आगे तक बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। एज पर लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी 12.1 तो खैर ही रहेगा, पॉइंट तो बढ़ता नहीं, F13 ऊपर ही जा रहा है। अब आप देखें, ये आपके पास एक सिंप्लीफाइड फ्री बॉडी डायग्राम बन गई। अच्छा, हम लोग सिंप्लीफाइड FBD इसलिए बनाते हैं ना, ताकि जो है वो लॉ ऑफ वेक्टोरियल, आपने पैरेललोग्राम का लॉ पढ़ा है ना, जिसमें अगर दो फोर्सेस या दो वेक्टर्स जिनको P और Q से दिखाते हैं, उनका रिजल्टेंट कुछ ऐसे होके जाता है, डायगोनल से होके जाता है, उस फॉर्म में, ताकि हमारा FBD बन जाए, इस फॉर्म में बन जाए लॉ ऑफ, ताकि वो मैच करने लगे द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। इस वजह से इतना कुछ करना पड़ रहा है। बात समझ में आ गई? चलें, बहुत अच्छा लगा, समझ में आ गया सबके। अब हमें इस FBD को और इस सिंप्लीफाइड FBD को साथ साथ लेके चलना और समझना है। तो ये हमारा, आप इसको प्लीज़ सेव कर लें, स्नैपशॉट ले लें, या फिर आप इसको पॉज करके इसे नोट कर लें। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। फिगर में इसका इरेज करने जा रहा हूँ। अब आप देखें यहाँ पे जो अगला काम हम लोग करने वाले हैं, द नेक्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू इज़, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, थोड़ा सा स्पेस कम है इसमें। देखें, FBD को हमने ड्रॉ किया था, दोनों को, एक सिंप्लीफाइड को किया था, एक नॉर्मल FBD हमने ड्रॉ की थी। तो ये देखिए, ये आया था
ये ड्रॉ हुआ था F12 ऐसे गया था और F13 ऐसे गया था ना, गया था, याद है? ये नॉर्मल FBD था जब, और जब हमने सिंप्लीफाइड किया था ये 0.1 था, ध्यान रखिएगा 0.1 यहाँ पे लिखना है। और जब हमने इसको लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी अप्लाई करके इस FBD को थोड़ा सा और करेक्ट किया था, थोड़ा सा और अरेंज किया था, तो हमें मिला था कुछ इस तरीके का डायग्राम। दोनों सेम है, ध्यान रखिएगा, जो सिंप्लीफाइड FBD है, जो नॉर्मल FBD है, दोनों एग्जैक्ट सेम है, में कोई डिफरेंस नहीं है। जरा हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं द लॉ। अब आप देखते हैं कि इसका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा। रिजल्टेंट निकालने के लिए जरा थोड़ा सा बेसिक पे आते हैं। बेसिक क्या कहता है, ज़रा ध्यान से देखें। ये दोनों FBD सेम है, एज यू नो। हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ रखा है कि अगर दो वेक्टर्स किसी पॉइंट पे काम कर रहे हों तो उनका जो रिजल्टेंट होता है उसको निकालने के दो तरीके हैं, दो मेथड्स हैं। एक है द लॉ ऑफ ट्रायंगल्स और दूसरा जो मेथड है वो द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। लॉ ऑफ ट्रायंगल्स का है, सबने पढ़ा है ना। मैं ट्रायंगल लिखने के बजाय ऐसे ट्रायंगल बना दे रहा हूँ, इट मीन्स लॉ ऑफ ट्रायंगल्स। दूसरा जो आपने पढ़ा है पैरेललोग्राम का मेथड है। स्पेलिंग देखते रहिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, आई मे कमिट स्पेलिंग मिस्टेक, स्टिल कमिटिंग स्पेलिंग मिस्टेक इज़ नॉट कंसीडर्ड, बट देख लीजिएगा। तो इन दोनों तरीक़ों से आप जो है ना रिजल्टेंट और रिजल्टेंट के डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। लेकिन कब? जब किसी पॉइंट पे केवल दो वेक्टर्स, ओनली टू वेक्टर्स के लिए है, या वो दो फोर्सेस के लिए है, दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स के लिए है, उससे ज़्यादा के लिए नहीं है, ओनली टू वेक्टर्स। इस केस में दो वेक्टर्स हैं हमारे पास, F12 ये F13 है, सॉरी F3 मैंने जल्दबाजी में लिख दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, इट्स F13। यहाँ पे भी दो ही वेक्टर्स हैं F12 F13 जो कि 0.1 पे काम कर रहे हैं। वही सेम डायग्राम हमने इसको अरेंज करके, तो वही सेम ही है। खैर अब आप अच्छा, ये आप जो दोनों आपको दिख रहे हैं FBDs जो कि आपस में सेम है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी रूल अप्लाई कर लें। ध्यान रखिए कि दोनों सेम ही है, बहुत माइन्यूट से डिफरेंस है। चलिए हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल्स को इस्तेमाल करते हैं। बस एक चीज़ हमें अपने दिमाग में ध्यान रखना है कि ये FBD और ये FBD दोनों सेम है, ठीक है। ज़रा अगर हम इस FBD को देखें जो कि सबसे पहले हमने बनाई थी, ये वाली, तो इधर मैं इसको बनाता हूँ, देखिए ध्यान से। ये P, अगर मान लेते हैं ये P है और ये Q है, या फिर आप ऐसे समझें स्ट्रेट, अगर हम आप इसको कर दें A, वेक्टर A, और इसे कर दें वेक्टर B। वेक्टर B को हमने शो किया F13 से, वेक्टर A को हमने शो किया F12 से, तो रिजल्टेंट कहाँ से होकर जाएगा बोलिए? वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। यही हमने पढ़ा हुआ है ना। जो रिजल्टेंट होता है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में होके जाता है, जिसे हम लोग लॉ ऑफ ट्रायंगल्स कहते हैं। बिल्कुल सेम कन्फिग्रेशन डायग्राम, यानी बिल्कुल सेम फ्री बॉडी डायग्राम इसका है जैसे इसका है, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जरा हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करने से पहले इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। इरेज क्या करेंगे, आप चाहें इसका स्नैपशॉट ले लें। इरेज हम इसको करेंगे और इसको करेंगे स्पेस का में, बाकी ये तो खैर रहेगा ही, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। चलें आ जाएं फिर। बिल्कुल ये P है, A है, ये B है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे होके जाएगा? देखिए ये इसका रिजल्टेंट है FR, या आप चाहें R भी कर सकते हैं। तो FR इज इक्वल टू, जरा हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं, FR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? F12 हाई वेक्टर क्वांटिटी, आप वेक्टर लगा दें, मैंने वेक्टर लगाया नहीं है, प्लस F13। ये आपका आ गया रिजल्टेंट, ठीक है। इज इट क्लियर? आप चाहें तो अगर इसको लिखना चाहिए इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट कर दीजिए। एक काम करते हैं, F12 F13 की वैल्यू हम लोग निकालते हैं एज पर द कूलम्ब्स लॉ। और सारे लोग ध्यान से देखेंगे F12 क्या है, F12 की वैल्यू क्या है। इसके लिए हमें फिगर में आना पड़ेगा। तो फिगर में आने से पहले पहले हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जो कि हमें पता है F12 इज इक्वल टू होता है K मॉड ऑफ मल्टीप्लाई ऑफ बोथ द चार्जेस 1 2, ये 1 2 ये है एक चार्ज, यहाँ पे Q2 यहाँ पे Q1 है, तो मॉड ऑफ Q2 Q1 सब डिवाइडेड बाय ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्क्वायर ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्क्वायर, डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट
मैं डिस्प्लेसमेंट का स्थान पर डिस कर देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्क्वायर इनटू यूनिट डायरेक्शन, यही हमने पढ़ा है ना लास्ट में, याद करिए लास्ट जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें हाउ टू रिप्रेजेंट द कोलम्बियन फोर्स इनटू द विक्टोरियल फॉर्म। ये हम लिखते हैं, ज़रा देखते हैं यहाँ पे, ज़रा आ जाते हैं इस साइड में फिगर में कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सी है यहाँ पे, कि उसकी वैल्यू क्या है। तो देखिए आप, हम लोग जो है ना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस डायरेक्शन में लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन में लेते हैं, फोर्स की डायरेक्शन में लेते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा वहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट वहीं होता है और उसी डायरेक्शन में होता है जिस डायरेक्शन में फोर्स वर्क कर रहा हो। अगर फोर्स लेफ़्ट टू राइट लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी लेफ़्ट टू राइट ही होगा, है कि नहीं? अगर डिस्प्लेसमेंट जो है लेफ़्ट टू राइट लग रहा है, बाएं से दाएं, तो डिस्प्लेसमेंट भी बाएं से दाएं ही अगर होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि वो दाएं से बाएं हो जाए। मीन्स एक्स, यहाँ पे मैंने डिस्प्लेसमेंट को एक्स शो किया है, एक्स एंड एफ हैज़ द सेम डायरेक्शन, जो कि आपने लास्ट वीडियो में देख ही रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन होती है, उसी रूल को अप्लाई करते हुए हम लोग देखते हैं कि अब इसमें कौन सा फोर्स लेंगे। तो हमेशा हमें रेफरेंस पॉइंट को ही अपने जहन में रखना है। तो हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो 1 है, तो 1 के रिस्पेक्ट में जो फोर्स है वो F12 है इस लाइन ऑफ एक्शन पे, और F12 किस साइड जा रहा है, देखिए दाएं साइड जा रहा है ना, F12 दाएं साइड जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी किस साइड जानी चाहिए, वो भी दाएं साइड जानी चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल है कि द डिस्प्लेसमेंट मस्ट टेक प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये भी, यानी जो एक्स हमने माना हुआ है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो भी कहाँ जाना चाहिए, दाएं साइड, ठीक है ना। ओके, अभी हम लोग एक्स की वैल्यू बाद में निकालते हैं। जो लोग एडवांस हैं वो एक्स की वैल्यू के स्थान पे वैल्यू निकाल के डायरेक्टली कर सकते हैं। खैर आते हैं इस लाइन ऑफ एक्शन पे जो दूसरा चार्ज Q1 एंड Q3 है। अच्छा, अब इसमें हम लोग किसको लें, F13 को लें कि F31 को लें? तो जाहिर सी बात है यार, F13 और F31 में हम उसी फोर्स को लेंगे कि जो रेफरेंस पॉइंट के एडजेसेंट होगा, तो F13 होगा। अब F13 जो है ना वो ऊपर जा रहा है, देखें आप, ऐसे जा रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, वो F13 की डायरेक्शन में होगा, ऊपर ही होगा। यानी ये जो y है जो हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर माना हुआ है, इसके लिए उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर होगी। अब यहाँ पे एक बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, बार बार एक ही रंग के कई सारे एरो है ना, तो मैं इसको रेड से शो कर दे रहा हूँ, रेड, ये भी रेड हो गया, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट, ये भी मैं रेड से ही शो कर दे रहा हूँ, क्योंकि जो फोर्सेस का डायरेक्शन है उसको भी मैंने ऐसे शो किया है। ये जो ब्लैक वाले हैं वो फोर्स की डायरेक्शन है, ये जो रेड और रेड वाले हैं सारे पोजीशन वेक्टर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा हुआ, आपको समझ में आ गया। अब बस इसको आप ध्यान से देखिए, इट्स वेरी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स विद ईज एंड कंफर्ट। चलें अब एक एक करके एक्स एंड वाई की वैल्यू को निकाल लें। एक्स एंड वाई की वैल्यू आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज रूल से लगा सकते हैं, निकाल सकते हैं। चलें एंटी क्लॉकवाइज रूल हम लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, आइदर आप इसका स्नैपशॉट लेके बाद में इसको रीड कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, इसको मैं इरेज भी कर रहा हूँ इस साइड। हमें लेकिन अभी ये रिजल्टेंट मिल गया है, F R इज इक्वल टू F12 प्लस F13। हम सिर्फ F12 और F13 की वैल्यू निकालने चाह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन F12 जो हमने निकाला वैल्यू, तो इसमें ये और ये वैल्यू अभी फंसी हुई है। अभी इसी को निकालने की बात चल रही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और यूनिट डायरेक्शन को। तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखें आप, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पहले हम लोग इसके लिए निकालते हैं एक्स को, तो हम लोग यहाँ पे अप्लाई करते हैं एंटी क्लॉकवाइज रूल। मैं यहीं पे कर देता हूँ, बाद में मैं इसको इरेज कर दूंगा। तो हमने एक सर्कल बना ली और ऐसे एक एंटी क्लॉकवाइज इससे बना लिया, एरो बना लिया। अब आप देखें, जो एक्स R1 R2 इनमें से जिसकी भी डायरेक्शन इसके साथ मैच करेगी, सर्किल के बगल वाले सरकमफ्रेंस मैच जो कराना है ना, सर्किल के बगल वाले सरकमफ्रेंस से करवाना है, उसके साथ मैच कर जाएगी तो पॉजिटिव, मैच नहीं करेगी, अपोजिट साइन होगी तो नेगेटिव। पहले एक्स से स्टार्ट कर लेता है, तो एक्स देखे जा रहा है इस साइड, बाएं से दाएं। सर्किल में हमें कौन सा सरकमफ्रेंस लेना है, जो कि इसके जस्ट करीब है, तो इसके करीब ये है, इसको नहीं लेना है, इसके करीब ही है ना, तो ये तो इधर जा रहा है
और ये भाई साहब इधर जा रहे हैं, तो साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, अपोजिट है ना। जरा आते हैं इसकी बात कर लेते हैं, R2 की बात कर लेते हैं। तो R2 तो ऊपर जा रहा है, लेकिन ये जो सर्किल बना हुआ है इसके बगल में जो सर्कमफेरेंस है वो ये है, तो इसमें देखिए नीचे आ रहा है, R2 ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहे हैं, तो साइन क्या होगा? अपोजिट है ना, तो निगेटिव होगा, जाहिर सी बात है। जरा इन भाई साहब की बात कर लेते हैं, R1 की बात कर लेते हैं। ये यू कैन सी R1 भाई साहब ऊपर जा रहे हैं, और R1 के बगल में जो सर्किल का सर्कमफेरेंस का पार्ट है वो ये है, और इसमें भी ऊपर ही जा रहा है। देखिए ऐसे, इस एरो और इस एरो सेम होना चाहिए, एरो की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव, आगे कुछ तो है नहीं, इज इक्वल टू 0। इसे कहते हैं लॉ ऑफ एंटी क्लॉकवाइज रूल कहते हैं, सब ने 11th में पढ़ रखा है। जरा इसको हम लोग ट्रांसफ़र करके इसकी x की वैल्यू निकालते हैं। x को हमने ट्रांसफ़र किया तो उधर आ गया पॉजिटिव, इज इक्वल टू R1 माइनस R2, और ये जो x आपने माना था और कुछ नहीं हुआ, R1 माइनस R2 है कि नहीं। अगर आप इसको चाहें शॉर्ट फॉर्म में तो R12 भी कह सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो इसके प्लेस पे आप चाहें x के प्लेस पे हम कर सकते हैं R12। क्या कर सकते हैं? R12। जस्ट वेट, थोड़ी सी यहाँ पे राइटिंग का मसला है, ठीक है। अब मैं x को हटा देता हूँ, x का अब ज़्यादा कोई मतलब नहीं रह गया, क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है। डायरेक्शन भी तो खैर पता था पहले से ही। अब सेम जो है, अगर अब हम लोग जो है यहाँ पे F12 को निकालना चाहें तो F12 को हम लोग कर सकते हैं। प्लीज़ आप इसको नोट कर लें, एंटी क्लॉकवाइज को, और फिर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, फिर आगे मैं चलता हूँ, ठीक है ना। अब अगर आप चाहें ना, इसके अलावा अब हम लोग फोर्स की वैल्यू को निकाल सकते हैं। F12 को सारी वैल्यू मिल गई, K इंटू मॉड ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर स्क्वायर, तो हो गया आपको मिल गया R12 यानी R1 माइनस R2 इंटू यूनिट डायरेक्शन पे कैप लगता है ना, तो R12, चाहे आप चाहें तो n कैप से दिखा सकते हैं, और या फिर n कैप के प्लेस पे वही जो वेक्टर है उसी को लिख के ऊपर ये लगा दें, कैप लगा दें। तो इस रिजल्टेंट में हमें F12 मिल गया है। क्या सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। सबके समझ में आ गया। अब हमें निकालना है F13। चलें अब F13 भी निकालते हैं। तो बिल्कुल ऐसे लगेगा F13 जब हम लोग निकालेंगे तो ही सेम फार्मूला अप्लाई करेंगे, K इंटू Q1 Q3 डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर इंटू यूनिट डायरेक्शन, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की वैल्यू निकाल लेते हैं y को। जिनको डायरेक्टली पता है डायरेक्टली कर सकता है, अदरवाइज हम यहाँ पे निकालते हैं। तो आप इसको नोट कर लें और मैं इसको आगे सॉल्व करता हूँ। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। तो खैर आ जाते हैं अब दूसरे वाले पे। ये भी वैसे ही है जैसे हमने पहले वाले को किया है, ध्यान से देखें इसको। इसमें आ जाते हैं, ये जो आपको दिख रहा है y की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे भी लॉ ऑफ ट्रायंगल्स को अप्लाई कर देते हैं। ट्रायंगल बनाते हैं, जस्ट वेट। ट्रायंगल को हमने बनाया। ये ध्यान रखिएगा, ये जो ट्रायंगल बना है ना, वो अपने डेरिवेशन में मत बनाइएगा। मान लीजिए अगर बोर्ड एग्ज़ाम में आ भी गया, या फिर आपके जो सेशनल एग्ज़ाम होगा, बिग साइकिल टेस्ट वगैरह, उसमें मत बनाइएगा। तो समझाने के लिए मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे भी सेम करते हैं, जो सेम डायरेक्शन में है पॉजिटिव, जो अपोजिट में होंगे वो नेगेटिव। तो y, और ये पहले y से स्टार्ट कर ले तो ऊपर जा रहा है। इसके बगल वाले सर्किल में ये भी ऊपर ही जा रहा है, इसकी डायरेक्शन सेम है, यानी y हो गया पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। फिर आते आते हम लोग यहाँ पे आए, R1 तो ऊपर नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन उसके बगल वाले सर्किल का जो हिस्सा है, जो सर्कमफेरेंस है, उसमें डायरेक्शन ऊपर से नीचे जा रही है, यानी कि साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, क्योंकि ये नीचे है सर्किल और ये ऊपर है, अपोजिट नेचर का है। जरा इसकी बात कर लेते हैं, वेट R3 की बात कर लेते हैं। तो R3 ऐसे जा रहा है इस डायरेक्शन में ना, और जो सर्किल के इसके जस्ट बगल वाले सर्किल का जो हिस्सा है वो भी ऊपर ही जा रहा है। तो जाहिर सी बात है साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, और आगे कुछ तो है नहीं, इज इक्वल टू 0। तो आप यहाँ से y1 निकाल सकते हैं, R1 माइनस R3। इसको हमने ट्रांसफर कर दिया माइनस R1 को उस साइड, तो पॉजिटिव हो गया। इधर R3 पॉजिटिव था, उधर गया तो नेगेटिव हो गया। इसको आप सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू R13, यानी y की वैल्यू हमारे पास, वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ y1 इज इक्वल टू R13।
ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। y के प्लेस पे हम लोग कर सकते हैं R13। अब इस y का अब ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गॉट द वैल्यू। ठीक है, ये आ गया R13। इधर मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ पास में। अब हम लोग इसके लिए वैल्यू को निकालते हैं। आप चाहें इसको नोट कर लें, हाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ y बाय यूजिंग द एंटी क्लॉकवाइज रूल। लेकिन अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए हैं तो सो फार सो गुड। चलिए मैं इसको अभी रेज करता हूँ, जस्ट वेट फॉर ए मोमेंट। अब निकालते हैं फोर्स को। कौन से फोर्स को निकालना है? वी हैव टू ऑब्टेन द फोर्स F13। ठीक है ना। नाउ F13 विल बी इक्वल टू K mod of multiplication of both the charges K Q1 Q3 divided by displacement vector square। अब की बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया था R13 आया था, R13 स्क्वायर इंटू एन कैप, डायरेक्शन को शो करता है। आप चाहे एन के प्लेस पे डायरेक्टली वेक्टर को लिख सकते हैं, R13 कर सकते हैं। ठीक है ना, R13 कैप। सो दिस वाज द इक्वेशन नंबर 3 F13। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन को जहाँ से हमें F12 मिला है और थर्ड इक्वेशन को जहाँ से हमें F13 मिला है उसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख सकते हैं। अगेन वी विल यहाँ पे लिख सकते हैं, नाउ पुटिंग F12 एंड वेक्टर F13 in equation first we have, वह इसका रिजल्टेंट आ जाएगा FR इज इक्वल टू, मैं डायरेक्टली वैल्यू रख रहा हूँ, इसी इक्वेशन में रख रहा हूँ, K mod ऑफ Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 स्क्वायर इंटू R12 कैप। ठीक है ना, प्लस K mod ऑफ Q1 Q3 अपान R13 स्क्वायर R13 कैप। मान लीजिए और एक चार्ज होता, ये दिया आपके पास 3 चार्जेस का रिजल्टेंट है। ये जो रिजल्टेंट का हमने वैल्यू निकाली है दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ 3 चार्जेस। 3 चार्ज मल्टीपल चार्ज में आता है। अगर मान लीजिए एक चार्ज और होता Q4, ठीक है ना, Q4 कहीं पे होता, इधर कहीं Q4 होता, इधर या इधर जहाँ कहीं भी होता Q4, तो इसमें एक पॉइंट, इसमें एक टर्म और ऐड हो जाता। क्या ऐड हो जाता? देखिए ध्यान से, K इंटू Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R14 स्क्वायर R14 कैप। एक और चार्ज होता Q5 अगर आगे होता तो K इंटू मॉड ऑफ Q1, इधर मेरे पास प्लेस नहीं, इधर मैं लिख देता हूँ। अगर एक चार्ज होता Q5 तो उसके लिए हम लोग और टर्म यहाँ पे ऐड कर देते, K मॉड ऑफ Q1 Q5 अपन R15 स्क्वायर इंटू R15 कैप एंड सो ऑन। तो ये एक हमें मिल गया है प्लस डॉट 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 एन। ये जो हमें मिला हुआ है ये एक, इसे ही हम लोग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहते हैं या फिर द फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस कहते हैं। ठीक है, अब ये जो वैल्यू आई है ना, ये जो आपने डेरिवेशन किया है ये तो हो गया है, लेकिन इसको अभी थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना है। और दूसरी चीज़ जो हमने रिजल्टेंट निकाला हुआ है वो विक्टोरियल फॉर्म में निकाला है। अब इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकला है। क्वेश्चन में जो क्वेश्चंस हमारे जो आएंगे, न्यूमेरिकल जो आएंगे CBSE में या फिर JEE वगैरह में, तो उसमें जो आपको आंसर लाना होता है उसका मॉडुलस निकालना होता है, मैग्नीट्यूड निकालना होता है। वेक्टोरियल फॉर्म में उसका आंसर नहीं लाना होता है और उसके साथ साथ डायरेक्शन भी निकालनी होती है। तो अभी 2 चीज़ें रह गई हैं, इन फोर्सेस का डायरेक्शन, सॉरी इन फोर्सेस के रिजल्टेंट का डायरेक्शन यानी FR का डायरेक्शन, और इसके अलावा जो है जो आपके पास है क्या नाम इसका, फोर्सेस का डायरेक्शन के साथ साथ इनका मैग्नीट्यूड FR का। तो ये आप इसको आप नोट कर लें, आपका डेरिवेशन लगभग 75% कंप्लीट हो गया है। मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लें पॉज करके, तब तक मैं इसको इरेज करता हूँ। चलें, अब हम लोग आते हैं कि
कैसे इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, जो कि हमारे न्यूमेरिकल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार फिर से हम लोग एफ पे आ जाते हैं। दोनों एफ आपको दिख रही हैं, दोनों सेम ही हैं, ठीक है ना। और अब आप ज़रा गौर करें ना, दोनों एफ पे जो आपको दिख रही हैं ना, एक ये और ये कि भाई साहब इनमें क्या सिमिलर है, तो सेम ही है, ठीक है। अगर आप ज़रा गौर करें इसको, इस चीज़ को, इसको आप जस्ट उठा के आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं, ये जो आपको दिख रहा है ना, दिस वन, ठीक है ना। या फिर हम लोग एक काम करते हैं, इसका हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो सेकंड एफ है, जो सिंप्लीफाइड एफ है, यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। क्या अप्लाई करेंगे? द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। कैसे अप्लाई करेंगे, ध्यान से रखिएगा। जो ए वाली एफ है, F13 F12, मान लेते हैं इनके बीच में कुछ एंगल है। सो लेट अस सी द एंगल बिटवीन F13 एंड F12 इज थीटा, ठीक है। और इन दोनों का रिजल्टेंट कितना हमने निकाला हुआ है, FR, जो कि अभी आपने देखा था, यहाँ पे मैंने लिखा था, ये मान लेते हैं FR है, FR, ठीक है ना। इसको भी मैं अलग से बना देता हूँ, आप इसको नोट कर लें। थीटा इज द एंगल बिटवीन F13 एंड F12, F13 and F12 एंगल इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। और इसका हम डायरेक्ट, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड बेस इसका फिगर इरेज करते हैं और इसको बना लेते हैं, क्योंकि अब इसी का काम होने वाला है। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। एक चीज़ और, यहाँ पे ये जो फिगर आपको दिख रहा है ना, इसका काम अब हो चुका है। इसे मैं जो है इरेज करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब हमें केवल इसी फिगर से मतलब है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। देखिए ध्यान से, ये है F13 था, ये कुछ थोड़ा सा ऐसा था, ये ऐसा था, और ये था हमारा F12, ये था रिजल्टेंट हमारा जो हमने अभी ड्रॉ किया था ना, FR। अरे ये वाला डायग्राम भाई, दिस वन वाज FR, दिस वन वाज F13, दिस वन वाज F12, और ये था 0.1। याद आ रहा है ना, सेम ही है। इसको हमने ड्रॉ कर दिया, ये रिजल्टेंट है। और ये जो एंगल है, दिस इज द एंगल थीटा, दोनों के बीच में। और ये जो एंगल है, इसे मान लेते हैं अल्फा। ध्यान रखिएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ फोर्सेस, and alpha is the direction of resultant। FR से मैंने दिखाया, रिजल्टेंट FR से दिखाया है विद। अच्छा, ये जो अल्फा है किसके रिस्पेक्ट में है? F12 के। तो हम लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ FR विद रिस्पेक्ट ऑफ F12, ठीक है ना। ये लगा देते हैं वेक्टर। चलिए यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं थोड़े फंडामेंटल्स पे, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पे। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम कहता क्या है, जरा इसको एक बार हम इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो हालांकि उसे आपको लिखना नहीं है, आप चाहें तो बगल में कहीं पे इसको आप रिमाइंड कराने के लिए लिख सकते हैं। ध्यान करें आप लोग, अगर यहाँ पे दो फोर्सेस हैं P एंड Q, या दो वेक्टर्स हैं और उनका रिजल्टेंट मान लीजिए R है, तो इनके साइड्स को हम लोग मिला दे देते हैं। याद करिए, ये मान लीजिए कोई पॉइंट है A B, इसको मैं रेड से करता हूँ, जस्ट वेट। ये कोई पॉइंट A, ये B, ये 11th का बैकग्राउंड है, ध्यान रखिएगा। ये C, ये D, 4 पॉइंट्स हैं। फोर्स, हमारा जो फोर्स था P एंड Q, वो इसी पॉइंट पे काम कर रहा था A पे, और ये इसका रिजल्टेंट था, और ये इसका एंगल था, और ये एंगल है दोनों का थीटा। ये थीटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अब आप ध्यान से देखें, इनका जो रिजल्टेंट है वो आर के बजाय यहाँ पे FR है, वो एंगल मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से गौर करें तो हम लोग क्या करते थे कि इसी के बराबर में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे, जिसकी भी वैल्यू इसके सेम होती थी। किसके सेम होती थी? इसी के सेम होती थी। ये इक्वल का साइन है P, और इसके जस्ट बराबर में और पैरेलल लाइन ड्रॉ करते थे। बराबर भी होता था, पैरेलल भी ड्रॉ होता था, पैरेलल भी था, बराबर भी था।
और इसका भी साइन हम लोग एक एरो से। अब यहाँ पे एक का जो मार्क मैंने किया है इसका मतलब ये आपस में बराबर है। यहाँ पे जो मैंने ये डबल बराबर किया है, डबल मार्क किया है, इसका मतलब ये और ये बराबर है। ये क्यू है तो ये भी क्यू है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे ज़रा देखें, ट्रायंगल्स कई सारे बन रहे हैं। हमें निकालना है डायरेक्शन अल्फ़ा। डायरेक्शन निकालने का हमने मैथ में, अगर कोई ट्रायंगल हो तो उसमें डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रखा है। कौन कौन सा? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। ये वो फंक्शंस हैं जो किसी भी ट्रायंगल में डायरेक्शन को निकालने के काम आते हैं। लेकिन वो ट्रायंगल कैसा होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये तभी काम करते हैं जब ट्रायंगल्स आपके राइट एंगल ट्रायंगल हो। राइट एंगल ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल में कोई एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। ज़रा गौर करते हैं, यहाँ पे कोई ट्रायंगल जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ACD में कोई भी एंगल देखिए, ट्रायंगल 90 नहीं दिख रहा है। ABC में कोई भी ट्रायंगल का कोई भी पार्ट यानी कोई भी एंगल 90 नहीं दिख रहा है। ये भी 90 से कम है, ये भी 90 से कम है, ये भी तो 90 से ज़्यादा ही है। तो इसमें हम कुछ लोग अपने मन से करेक्शन करते हैं, कुछ इसमें हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे ताकि इनमें से, इन ट्रायंगल्स में से कोई एक जो है ना इसमें राइट एंगल बन जाए। तो हम लोग करेंगे अपने मन से कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन करते समय 1 मिनट आप रुकें। यहाँ पे जो क्यू है ना डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हमें क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि हमें चाहिए डायरेक्शन, और डायरेक्शन के लिए हमें चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल ना। तो चलिए कर लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के लिए इसको हम यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और इसको थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देते हैं। अब आप गौर करें, इसे हम लोग M कर देते हैं। क्या किया हमने? C से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, लाइन ड्रॉ करी सीधी, और AD को जो कि वेक्टर P है उसको हमने आगे तक बढ़ाया, जो कि M पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है। और इसी पॉइंट पर देखिए ध्यान से 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर आप गौर करें तो हमारे पास एक ट्रायंगल यहाँ पे मिल रहा है और वो भी राइट एंगल ट्रायंगल है, ACM, जहाँ पे जो एंगल M है वो कितना है? 90। अब यहाँ पे जो है हम लोग इन फंक्शंस को लगा सकते हैं, इनमें से कोई भी लगा के एंगल को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें तो चूँकि स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना है तो हम लोग स्टैंडर्ड बुक को ही फॉलो करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए, क्योंकि ये सब अभी काम आने वाले हैं। ये तो पता है, ये तो P है, ये भी R है, लेकिन ये और ये नहीं पता है, यानी DM और CM। तो चलो DM और CM को निकालते हैं भाई। तो इससे पहले जो है ना मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूँ, यहीं पे भी स्पेस थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको निकालते हैं। देखिए ज़रा हम लोग यहाँ पे बात करें, हमें चाहिए क्या? वी नीड टू हैव DM एंड CM। यहाँ पे थोड़ा सा गौर करें तो हमें एक ट्रायंगल छोटा सा दिख रहा है, CDM, देखिए दिख रहा है ना। ये अलग से बनाता हूँ मैं, छोटा सा ट्रायंगल है ये CDM। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ, ये जो एंगल है, जो ट्रायंगल है CDM, ट्रायंगल दिख रहा है ना आपको, उसमें Q और Q पैरेलल है, बराबर है, Q ये दोनों साइड्स, और इसका बेस सेम है। देखिए हॉरिजॉन्टल बेस है ना, बेस तो सेम है और ये साइड भी सेम है, तो एंगल भी क्या होगा? एज पर मैथमेटिक्स सेम होगा भाई। बेस इसका सेम है ना, और ये वैल्यू सेम है। कुछ इस तरीके से देखिए, इस तरीके से ये Q है, देखिए ध्यान से, ये भी Q है, ये जो है अल्फ़ा है। तो जब बेस सेम है तो ये भी क्या हो जाएगा? अल्फ़ा होगा, है कि नहीं? पैरेलल भी है, सेम भी है, ये सेम कहानी यहाँ पे हो रही है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा? एज पर मैथमेटिक्स थीटा हो जाएगा ना, हो जाएगा थीटा, ये हो गया थीटा। उसी ट्रायंगल काट के हमने यहाँ पे लिख लिया। अब ध्यान से देखें आप, ये जो Q है ये थीटा है और ये Q है, देखिए ध्यान से, ये थीटा है, थीटा मैं इसे लिख देता हूँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो। ये थीटा है और ये Q है, ये थीटा नहीं, इसे थीटा मत समझिएगा, दिस इज Q, ठीक है ना। अब आप चाहें तो यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। हमने क्या पढ़ रखा है कि अगर कोई वेक्टर हो तो वेक्टर कुछ है, मान लीजिए Q ही है,
तो इसके दो कंपोनेंट होते हैं। अगर वो किसी एंगल के साथ काम करता है कोई वेक्टर या फिर कोई भी फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, उसके दो वेक्टर्स होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल वेक्टर यानी हॉरिजॉन्टल साइड, और एक होता है वर्टिकल साइड। हॉरिजॉन्टल कौन होता है? जिसके साथ एंगल बनता है। ये एंगल जो थीटा है ना, वो जिस एक्सिस के साथ बनता है वो हॉरिजॉन्टल, और उसको हम लोग हॉरिजॉन्टल साइड कहते हैं। तो हॉरिजॉन्टल साइड ये है ना, ये जो क्यू है ना, देखिए क्यू वेक्टर, ये क्यू वो थीटा एंगल बना रहा है इस हॉरिजॉन्टल साइड के साथ। तो इसे बोलेंगे हम लोग ये हॉरिजॉन्टल वेक्टर है, जिसे हम लोग कहेंगे एच फॉर हॉरिजॉन्टल साइड। एच इक्वल टू क्या होता है? हॉरिजॉन्टल साइड को ही हम लोग कहते हैं कॉस कंपोनेंट, या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल साइड, कॉस कंपोनेंट, एक ही मतलब है। तो उसे कहेंगे क्यू कॉस थीटा। कॉस का मतलब है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब जिसके साथ बेस बना रहा होता है, जिसके साथ एंगल बना रहा होता है। और दूसरा साइड कौन सा है? तो दूसरा साइड जिसके साथ वो एंगल नहीं बना रहा होता है वो ये है। ये आगे तक आप बढ़ा सकते हैं। ये वाला जो साइड है ना, ये दिख रहा है आपको, इसके साथ ही एंगल नहीं बन रहा है, ये नॉन हॉरिजॉन्टल साइड है। तो इसे हम लोग बोलते हैं वर्टिकल साइड। जो नॉन हॉरिजॉन्टल है वो क्या होगा? वर्टिकल होगा, और उसे हम लोग दिखाते हैं वी से। तो ये वी है, तो वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वी को ही हम लोग साइन कंपोनेंट कहते हैं। तो वी इज इक्वल टू होगा क्यू साइन थीटा, और ये हॉरिजॉन्टल जिसके साथ एंगल को बना रहा है वो हो जाएगा क्यू कॉस थीटा। यानी कि जरा इस फिगर में आप देखें, इस ट्रायंगल में देखें जो कि हमने इधर बनाया हुआ है, तो ये डीएम जो है ना, डीएम इसका बेस है जिसके साथ ये एंगल बन रहा है, और ये एंगल बना कौन रहा है? क्यू बना रहा है। तो डीएम क्या हो जाएगा? देखिए ध्यान से, डीएम हो जाएगा क्यू कॉस थीटा ना। ये क्लियर? अब जरा इधर देख लें आप, सीएम पे देख लें। तो सीएम जो है ये क्यू कॉस थीटा हो गया। इधर आप चाहें तो आप साइन कॉस टेन कॉट कुछ लगा सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप। या फिर आप ऐसे समझे कि जो सीएम है वो इसके साथ वो एंगल नहीं बन रहा है, ये इसका वर्टिकल है। तो वर्टिकल जो है इसे हम लोग कहते हैं क्यू साइन थीटा। या फिर अगर इसमें अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही है, खासकर जो हमारे बायो वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं बताता हूँ। मैथ्स वाले तो कर ही लेंगे क्योंकि वो लोग, उनका एक कोर्स सब्जेक्ट है, वो लोग पढ़ते भी आ रहे हैं। तो देखें, अगर इनको क्यू साइन थीटा समझ में नहीं आया उनके लिए, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में बेसिक ट्रिग्नोमेट्री कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनियस। यही होता है ना, हाइपो में लिख के छोड़ दे रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप चाहें इस ट्रायंगल में ना CDM में, तो साइन थीटा ले सकते हैं, इसका साइन ले सकते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, देखिए, परपेंडिकुलर यानी CM अपान हाइपोटेनियस यानी कि DC, जैसे Q कहते हैं। CD की वैल्यू तो यहाँ Q के बराबर है ना, तो CM निकाल सकते हैं आप। तो CM आ गया Q साइन थीटा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक तरीका ये भी है। हाउ वी हैव गॉट द वैल्यू ऑफ CM एज Q साइन थीटा, डिड यू गेट दैट? चले, इसकी वैल्यू हो गई Q साइन थीटा और इसकी वैल्यू हो गई Q कॉस थीटा। अब मैं, आप चाहें तो इसका स्नैपशॉट ले लें या नोट डाउन कर लें, आगे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। चलें, अब यहाँ की वैल्यूज़ को हम लोग आगे मज़ीद इसको थोड़ा सा और इजी करेंगे। वैल्यू को हम यहाँ पे लिख देते हैं। CM वॉज Q साइन थीटा और DM वॉज Q कॉस थीटा। अब आप यहाँ से आसानी के साथ इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACM में tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, चूँकि tan अल्फा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ये तो हो गया बेसिक। इसी फिगर को हम लोग जरा इसके टर्म्स में समझते हैं। देखिए ध्यान से, F13 के स्थान पे हमारा है Q है, तो F13 कर देते हैं, और इसके प्लेस पर P के प्लेस पे F12 है। F12 में बार बार वेक्टर नहीं लगाऊंगा, आप समझ लीजिएगा। और इसका फिर इसके बराबर में हम लोग ड्रॉ कर देंगे। अच्छा, जो लाइन ड्रॉ हो रही है ना, जो ड्रॉ हो रही है वास्तव में F13 के बराबर है। मान लीजिए F13 है 10 न्यूटन, एग्जाम्पल के तौर पे, तो हम लोग ये करते हैं कि 10 न्यूटन इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आई? 10 न्यूटन मीन्स 10 सेंटीमीटर थी। जो 10 सेंटीमीटर की लाइन है वो और कुछ नहीं है, वो F12 के बराबर है।
ये स्केल हम लोग याद हो ना 11th में हम लोग स्केल मान के करते थे, तो यही सेम स्केल है। ये जो पूरी लाइन की लंबाई है वो f12 के बराबर है, सेम इस लाइन की लंबाई f13 के बराबर है। ठीक है, इज इट क्लियर? चलिए मैं इसको अपेलेज कर रहा हूँ इस वाले पॉइंट को, इसी के जस्ट बराबर में और पैरेलल हमने ये ड्रॉ कर दी। डायरेक्शन सेम होंगी। ठीक है, लाइन ऑफ एक्शन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे और बराबर होंगे। सेम इसको हम लोग यहाँ पे जो f13 बचा हुआ है इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसी के बराबर और पैरेलल, बराबर भी होगा पैरेलल होगा। ये इसके बराबर होगा तो एक एक मार्क कर दिया, और ये दोनों आपस में बराबर होंगे तो दो दो मार्क कर दिए। ठीक है, दोनों का मतलब ये आपस में बराबर है। जरा इसको हम लोग मीट करते हैं, जस्ट वेट, इसका रिजल्टेंट है FR है जिसे हमने की, इसके रिजल्टेंट को हमने यहाँ पे किससे शो किया है, देखिए R से। तो चूंकि हम लोग अब इसके कंटेस्ट में बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग शो करेंगे FR से, FR। ठीक है ना, ये एंगल हमारा हमने माना हुआ है अपने मन से अल्फा, और ये जो एंगल है, एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, वो थीटा है। जरा इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से अरेंज कर लेते हैं, इसको नाम कर देते हैं। रुकिए, ये हो गया A, ये मान लेते हैं D, ये मान लेते हैं C, ये मान लेते हैं B, C कर देते हैं। ठीक है, और अब बिल्कुल यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करते हैं, समझ में आ रही बात? ये हो गया M, इसको आगे तक बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये हो गया 90 डिग्री। चले, अब आप ध्यान से देखें, यहाँ पे f13 था, यहाँ पे q था, तो इसके कंपोनेंट आया था q cos थीटा। सेम यहाँ पे q के स्थान पे क्या हो जाएगा, f13 cos थीटा। q के स्थान पे केवल f13 हो जाएगा। सेम यहाँ पे ये देखिए आप, ये सीधा है, मुझसे सीधा ड्रॉ नहीं हो पाया है, परपेंडिकुलर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे q sin थीटा था तो ये हो जाएगा f13। रुकिए, इसको मैं डायरेक्टली लिखता हूँ, स्पेस थोड़ा सा कम है, ये हो जाएगा f13 sin थीटा। रुकिए, f13 इधर बार बार आ रहा है, इधर ये है f13। ठीक है, ये आप इसको मैं थोड़ा सा राइटिंग का इश्यू है, इसको थोड़ा सा और मैं स्पष्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन को निकालते हैं, tan, और डायरेक्शन हमें चाहिए क्या, अल्फा चाहिए, अल्फा इज द डायरेक्शन। तो हम लोग चाहें तो इस ट्रायंगल ACM में, और भी कैसा ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ACM, tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब f13 sin थीटा, f13 sin थीटा, जिसे हमने दिखाया किससे, CM से, अपान बेस AM, f13 sin थीटा। ठीक है, CM मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है, और CM की वैल्यू इसी के बराबर है, डिवाइडेड बाय AM को हम लिख सकते हैं AD प्लस DM, AD प्लस DM। रुकिए, थोड़ा सा ये स्पष्ट नहीं है, चलिए इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया f13 sin थीटा डिवाइडेड बाय AD की वैल्यू है f12 प्लस DM की वैल्यू है f13 cos theta. So now we have got the value of tan alpha is equal to f13 sin theta whole divided by f12 plus f13 cos theta, जहाँ पे अल्फा डायरेक्शन है रिजल्टेंट की और थीटा है एंगल बिटवीन बोथ द वेक्टर्स, और f13 f2 और f12 आपको पता ही है। ठीक है ना, तो ये इसका फाइनल सोल्यूशन हो गया है। अगर आप चाहें तो अल्फा इज इक्वल टू लिख सकते हैं tan इनवर्स। देखिए tan पे यहाँ पे कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं, मतलब +1 है पावर के रूप में, अगर उसको उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो -1 हो जाएगा, तो जिसे हम लोग बोलते हैं tan इनवर्स। तो इसको मैं लिख देता हूँ, आप इसको नोट कर लें प्लीज़, और नोट करने के बाद जो है, हाँ लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखने वाली बात है ना, जो आपको ये फिगर दिख रहा है, जस्ट वेट, ये फिगर तो मैंने एक समझने के लिए आपको ड्रॉ करके बताया था, ये वाला जो फिगर है, आप इस फिगर के बजाय इसको ड्रॉ करिएगा, दिस इज़ द रियल फिगर। ठीक है ना, तो मैंने समझाने के लिए आपको बताया था कैसे कैसे होता है चीज़ें, तो आपने नोट कर लिया है। अब मैं इसको यहाँ पे इरेज कर रहा हूँ, और इरेज करने के बाद इसको मैं इसका फाइनल सोल्यूशन यहाँ पे लिख देता हूँ, जस्ट वेट।
तो हमारे पास आ गया, जो हमारे पास वैल्यू आ रही है वो आ रही है tan अल्फा इज इक्वल टू f13 sin थीटा अपॉन दिस वन। तो हम लोग लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू, देखिए ये इधर लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये था tan को उधर ट्रांसफर कर दिया, तो अल्फा बराबर tan इनवर्स f13 sin थीटा अपॉन f12 प्लस f13 cos थीटा। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, जो डायरेक्शन है किसके रिस्पेक्ट में है ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो जो डायरेक्शन है वो अल्फा जो है, देखिए आपने कहाँ से माना हुआ है, f12 के रिस्पेक्ट में माना हुआ है ना। तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू w डॉट r डॉट t मीन्स विद रिस्पेक्ट टू। एग्जाम में प्लीज़ ऐसे मत लिखिएगा शॉर्टकट, यहाँ मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ, लेकिन एग्जाम में आपने नहीं लिखना है। विद रिस्पेक्ट टू f12, तो ये आपको अल्फा की वैल्यू मिल गई, ठीक है। सो दिस वाज द डायरेक्शन। अब जो है हम लोग यहाँ पे हमारा फाइनल जो है ये जो पॉइंट था वो ख़त्म हो गया है, और न्यूमेरिकल्स हम लोग जो है आगे करेंगे। तो उसके लिए आप तैयार रहें और वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।